हमें लगता है कि हार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। किडनी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हर 10वें आदमी को किडनी की प्रॉब्लम है। जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। हर स्टेज का इलाज है। अर्ली स्टेज में हमारे पास वो पेशेंट आ जाए, आजकल ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो किडनी डिजीज़ में हम अगर उनको यूज़ करें तो उस स्टेज से हम उस पेशेंट को रिवर्स कर सकते हैं। 100 ट्रांसप्लांट अगर होते हैं तो हम मैक्सिमम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स जो है वही मेल्स को किडनी देती हैं। 2.5 से 3 लीटर का पानी का इंटेक अगर 24 घंटे में हो तो वो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि हमें 5-5, 6-6 लीटर पानी पीना है। नमस्कार, मेरा नाम ऋत्विक महाजन है और मैं स्वागत करता हूं हमारे नए शो टुवर्ड्स हेल्थ में, स्पॉन्सर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर साहब, शुरुआत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किडनी का हमारे बॉडी में क्या रोल रहता है और किडनी किस तरह के फंक्शन करती है हमारे बॉडी में। सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे आपने पूछा कि किडनी के क्या फंक्शंस हैं बॉडी में, तो किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जैसे कि हम लेमन लैंग्वेज में कहें, हम सब जानते हैं कि किडनी का मेन फंक्शन है यूरिन बनाना। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें कि बॉडी के सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो थ्रू यूरिन निकल जाते हैं। बट इसके अलावा भी किडनी के बहुत से फंक्शंस हैं जो हम नहीं जानते, तो वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे शरीर में जब एसिड जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म से, उस एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन है वो भी किडनी के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनका बैलेंस भी किडनी ही करती है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का मेंटेनेंस, हमें लगता है कि हार्ट रिस्पॉन्सिबल है ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। किडनी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, सेरेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक इन्वॉल्व है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रोडक्शन होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हम सब जानते हैं। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बोन मैरो हड्डी में बनते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन के लिए जो हार्मोन है वो भी किडनी ही रिलीज करती है। तो जब किडनी का फंक्शन खत्म हो जाता है तो हम जैसे डिस्कस करेंगे तो पेशेंट्स का ब्लड कम हो जाता है। तो जो शरीर में ब्लड बनता है वो भी, उसमें भी किडनी का रोल है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किडनी का फंक्शन है वो है हमारी बोन स्ट्रेंथ को लेके। जो शरीर में विटामिन डी जो बनता है वो भी, जो एक्टिव विटामिन डी है वो थ्रू किडनी ही बनता है। तो अनलेस किडनी का फंक्शन प्रॉपर ना हो तो ये एक्टिव विटामिन डी भी नहीं बन पाता है और बोन स्ट्रेंथ भी वीक होती है। तो ये कुछ किडनी के फंक्शंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें जानना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, CKD जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, आजकल हमारे युवाओं में खासकर बहुत बढ़ती जा रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और क्या कॉजेज़ होते हैं जिससे कि जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जिससे कि ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ आजकल के युवाओं में बढ़ती जा रही है। जी हाँ, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को पहले हमें समझना होगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है क्या। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ एक किडनी की ऐसी बीमारी है जो कि इरिवर्सिबल डैमेज टू किडनी हम उसको कह सकते हैं। जब एक बार क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट को हो जाती है, इट कांट बी रिवर्स्ड। ये धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। अब इसके कारणों की बात अगर हम करें तो हम जो अपने क्लिनिक्स में पेशेंट देखते हैं, जो इस समय का डाटा है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स जो है उसका जो किडनी डिजीज़ का, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का कारण है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि ब्लड शुगर जैसे कि हम जानते हैं, जो कि एक प्रमुख कारण। इसके अलावा और जो कारण है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है, जो कि 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स हैव ब्लड प्रेशर। अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डिजीज़ हो जाती है या किडनी डिजीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये 70 to 75% जो पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है वो शुगर या ब्लड प्रेशर से पीड़ित होते हैं, जिस वजह से ये इन्वॉल्व होती है। इसके अलावा किडनी की खुद की भी कुछ बीमारियां हैं जो जिस वजह से किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, जिसमें कि किडनी की इन्फ्लेमेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहते हैं, क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, वो एक कारण है।
इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीजेस हैं जो कि फैमिली में रन करती हैं, खासकर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। एक इसमें किडनी में छोटे छोटे फोड़े बन जाते हैं, सिस्ट बन जाती हैं, दोनों ही किडनीज इन्वॉल्व हो जाती हैं और जनरली ये बीमारी फैमिली में रन करती है। जब भी हमें ऐसा कोई पेशेंट मिलता है तो हमें ज़रूर फैमिली हिस्ट्री भी पेशेंट्स की मिलती है। इसके अलावा स्टोन डिजीज़, रीनल कैल्कुलर डिजीज़ जिसको हम कहते हैं, स्टोन डिजीज़ भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है किडनी डिजीज़ का, खासकर हमारे नॉर्थ जोन में जो कि एक स्टोन बेल्ट मानी गई है। तो किडनी डिजीज़ जो है वो बिकॉज ऑफ स्टोन से भी हो सकती है अगर उसको समय पर ट्रीट नहीं किया जाता। और इसके अलावा जो 10% किडनी डिजीज़ के कारण हैं वो हम पता ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट पहुंचता है ऑलरेडी किडनीज श्रंक होती हैं, किडनी का साइज छोटा हो गया होता है और उसका कारण पता करना मुश्किल होता है, और उसको हम एक कैटेगरी में कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी, जिसमें कि हम कारण नहीं बता सकते और उसके अलग अलग रीजंस डिफरेंट थ्योरीज में बताए गए हैं, बट एज सच क्लियर कट बताना कि ये उस वजह से हुई है वो पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी बार पेशेंट आप तक पहुंचते बहुत डिले हो जाता है पेशेंट को और बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है, तो किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या है और किस तरह के टेस्ट और डायग्नोसिस इन्वॉल्व रहते हैं जो कि एक पेशेंट को वो सिम्टम्स देखने के बाद करवाने चाहिए, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताते। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। लक्षणों की जैसे हम बात करें, किडनी डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लक्षण बहुत ही लेट आते हैं। 80% ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि एडवांस डिजीज प्रोग्रेस कर चुकी होती है और पेशेंट को तब जाके लक्षण आते हैं। तो लक्षण इसके बहुत ही किडनी डिजीज में नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि पेशेंट नहीं उसको कर पाता कि ये क्या कोई बीमारी है या नहीं। जैसे इसके जो मेन सिम्टम्स रहते हैं, थकावट रहना, माइल्ड फीवर जो कि पेशेंट सोचता है किसी और वजह से है और खुद ही उसका इलाज भी करते हैं, पैरास्टामोल खा ली, कोई दवाई ले ली। उसके अलावा पैरों में सूजन आना, ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है, लेकिन इसको भी नज़रअंदाज किया जाता है कि पैर लटकाने से सूजन आ गई होगी तो इसलिए डॉक्टर को लोग कंसर्न नहीं करते। इसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं, भूख कम हो जाना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जनरली, लेकिन ये भी तभी आता है जब किडनी ऑलरेडी 80 to 90% इन्वॉल्व हो चुकी होती है। तो और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन सिम्टम रहता है अनीमिया, जो कि खून की कमी होना। तो अगर किसी पेशेंट में अनएक्सप्लेन्ड रीज़न, हमारे पास रीज़न नहीं है कि क्यों उसका खून कम रहता है, तो हमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में उसमें भी सोचना पड़ता है। इसके अलावा जो सिम्टम्स आते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो हैं वो तभी आते हैं जब किडनी डिजीज़ ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो अर्ली डायग्नोसिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत सारे पेशेंट्स में नहीं हो पाता, क्योंकि ये किडनी डिजीज़ में कह सकते हैं बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जैसे कि हम किसी और बीमारी की बात करें, हार्ट डिजीज़ हो तो हमें चेस्ट पेन होती है, कोई सांस फूलता है, या कोई किसी को चोट लगती है तो दर्द होगा, कुछ होगा तो हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। किडनी डिजीज़ एक ऐसी है कि इसमें सिम्टम्स बहुत ही नॉन स्पेसिफिक रहेंगे और पेशेंट उसको काफ़ी देर तक टालता रहेगा कि ये किसी और वजह से हो गया होगा। अगर खून कम हो रहा है तो आयरन की गोलियां खा लेगा, ब्लड चढ़वा लेगा और बहुत ही लेट पहुंचेगा। उसके बाद भी जब वो फिजिशियन के पास भी जाएगा तो फिजिशियन भी उनको शुरू में हो सकता है किडनी के टेस्ट ना करवाए और उसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब हमारे पास पेशेंट पहुंचते हैं तो वो उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां से फिर हमें रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने मेंशन किया कि हमारी जो नॉर्थ इंडिया की बेल्ट है, खासकर ये स्टोन बेल्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाती है, तो ये स्टोन फॉर्मेशन की बीमारी का रूट कॉज क्या है कि ये बहुत बढ़ते जा रही है हमारी आम जनता में, और क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने चाहिए जिससे कि स्टोन प्रिवेंशन हो सके, हमारी बॉडी में स्टोन फॉर्मेशन हमारी किडनी में ना हो सके? बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किडनी डिजीज़ में। जैसे मैंने आपको कारण बताए, इनमें से कुछ कारण तो ऐसे हैं जो जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, जो भगवान की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो कारण है वो हम खुद खरीद के अपने लिए लेते हैं और किडनी की बीमारी पैदा करते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी, मोटापा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कारण है, जो कि शुगर की बीमारी हो, साथ में मोटापा, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, जो कि हमारे खान पीन से, जो हम जंक फूड और इस तरफ ज़्यादा हमारा प्रभावित रहते हैं, जो यंगस्टर्स हैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी जाके हमारे किडनी डिजीज़ को, किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा स्मोकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि किडनी डिजीज़ को
प्रोग्रेस करने में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करवाता है। खासकर जिसको किडनी इन्वॉल्वमेंट है, अगर उस केसेस में एक स्मोकिंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है। तो उस केस में अगर पेशेंट स्मोक करता रहता है तो उसकी जो बीमारी 2 साल में बढ़नी थी वो 6 महीने में जाके वहीं पहुंच जाती है। इसके अलावा लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो मेन हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आजकल एक्सरसाइज और ये सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान इतना नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलके भी हमारा जो किडनी डिजीज़ है इसका जो रेट है, इंसिडेंस है, इसको बढ़ाती हैं। डॉक्टर साहब, किस स्टेज पे एक पेशेंट को एक प्रीमियर हॉस्पिटल जैसे कि स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है, इसको अप्रोच करना चाहिए? वो क्या स्टेज होनी चाहिए? और वहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में हमारे पास किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ है ऐसे पेशेंट्स के लिए? इस पे अगर आप थोड़ी सी हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सिम्टम्स बहुत ही लेट आते हैं, तो पेशेंट डायरेक्टली हमारे पास बहुत लेट पहुंचता है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मदद उस समय नहीं कर पाते। तो आइडियली जब पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, तो अर्ली स्टेज में मैं कहूँगा, जैसे कि अगर हम डायबिटिक किडनी डिजीज़ की बात करें, डायबिटिक किडनी डिजीज़ को भी कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। एक स्टेज होती है इसकी अर्ली स्टेज, जिसमें कि किडनी के थ्रू प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। दैट इज द स्टेज ऑफ माइक्रो एल्बुमिन यूरिया। उसके बाद स्टेज आती है स्टेज 2, दैट इज द स्टेज ऑफ मैक्रो एल्बुमिन यूरिया। और उसके बाद स्टेज जो आती है ओवर्ट नेफ्रोपैथी। तो हम अगर अर्ली स्टेज में, जो कि माइक्रो एल्बुमिन यूरिया, जो कि प्रोटीन का लॉस, जो कि बहुत मिनिमल लॉस हो रहा है, आइडली किडनी से प्रोटीन लॉस नहीं होता है, बट जब शुगर की वजह से जब किडनी इन्वॉल्व होती है तो अर्ली स्टेजेस में प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर हम पेशेंट को उस अर्ली स्टेज में हमारे पास वो पेशेंट आ जाए, और बहुत ही आजकल ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो किडनी डिजीज़ में हम अगर उनको यूज़ करें तो उस स्टेज से हम उस पेशेंट को रिवर्स कर सकते हैं। बट जनरली उस स्टेज पे पेशेंट नहीं पहुंचता और वो आगे पीछे घूमता रहता है, और जब हमारे पास आता है तब उसकी रिवर्सिबिलिटी जो है वो नहीं हो पाती और हमें फिर आगे की डिसाइड करनी पड़ती है। तो जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो स्टेज पे डिपेंड करता है। अगर तो अर्ली स्टेज पे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही क्रॉनिक किडनी डिजीज को भी हम स्टेज 1 टू स्टेज 5 डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 इज द अर्ली इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेज 5 वी कॉल इट एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसमें कि किडनी का फंक्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक हमारा एक पैरामीटर होता है जिसके हिसाब से हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो स्टेज 5 इज व्हेन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज लेस देन 15। तो लेस देन 15 जब किडनी का फंक्शन हो गया तो उस स्टेज पे जाके हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ही बात करनी पड़ती है। लेकिन उसके पहले जो स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, वहाँ पे हम पेशेंट्स को दवाइयों के साथ, मेडिसिन के साथ, उसके अलावा रेगुलर फॉलोअप्स, डाइटरी प्रिकॉशंस और दवाइयों के साथ काफ़ी लंबे समय तक डिजीज़ का प्रोग्रेशन स्लो करते हैं। क्योंकि रिवर्स तो हम नहीं उस समय कर सकते, बट ये डिजीज़ तेज़ी से ना बढ़े उसके लिए उन दवाइयों का रोल रहता है कि इनका जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है वही एटलीस्ट स्लो हो जाए। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके बारे में। जैसे ट्रांसप्लांट को लेकर के हमारे देश में बहुत मिथ्स हैं और बहुत लोग घबराते हैं ट्रांसप्लांट को लेकर के। तो किस स्टेज तक डायलिसिस तक पेशेंट को सहारा लेना चाहिए और कब हमें ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना चाहिए? ये डिसीजन कब लेना चाहिए, इसके बारे में बताएं। और क्या एवेन्यूज़ हैं हमारे देश में ट्रांसप्लांट को लेकर के? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि स्टेज 5 किडनी डिजीज़ जब पेशेंट पहुंच जाता है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं, तो उस समय हमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पेशेंट से बात करनी पड़ती है। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तब तक नहीं किया जाता, ये केवल क्रेटिनिन या जीएफआर की वैल्यू देख के डिसाइड नहीं किया जाता। पेशेंट के सिम्टम्स, अगर पेशेंट के सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे भी आ जाते हैं तो हमें तब भी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। और कई पेशेंट्स को इवन एंड स्टेज रीनल डिजीज पे भी हम पहुंच जाते हैं, तब तक भी उनको सिम्टम्स नहीं आते। मतलब उनको भूख प्रॉपर लग रही है, यूरिन ठीक आ रहा है, पोटेशियम ठीक है, शरीर में एसिड की मात्रा प्रॉपर मेंटेन दवाइयों से हो रही है, तो हमें उस समय भी रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तब हमें उन्हें ऑप्शन देते हैं डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट। तो डायलिसिस की अगर मैं पहले बात करूं तो डायलिसिस दो तरह का है। एक है हेमोडायलिसिस, जो कि खून वाला डायलिसिस है, ब्लड की सफाई है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि पेट में हम एक ट्यूब फिक्स कर देते हैं, और पेट वाला डायलिसिस इसको कहा जाता है। दोनों ही डायलिसिस इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो है वो हेमोडायलिसिस को ही चुनते हैं, क्योंकि हेमोडायलिसिस हॉस्पिटल में किया जाता है और पेशेंट
वहाँ आके 4 घंटे का डायलिसिस होता है, करवा के अपने घर जा सकता है और अपना सारे काम कर सकता है। जबकि इसके अगर हम दूसरी तरफ पेरिटोनियल डायलिसिस देखें, ये घर पे किया जाता है, लेकिन इसमें पेशेंट को डायलिसिस खुद करना पड़ता है और 3 से 4 बार रोज़ करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए पेशेंट जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम हीमोडायलिसिस ही प्रेफ़र करते हैं। हीमोडायलिसिस कुछ नहीं है, एक मशीन, हीमोडायलिसिस की मशीन होती है, जिसके थ्रू हम पेशेंट्स की जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, क्योंकि किडनी अब अपना काम नहीं कर पा रही है। तो हम एक आर्टिफिशियल किडनी, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसके थ्रू उसका ब्लड प्यूरिफाई करवाते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो किडनी अदरवाइज प्यूरिफाई करती है, वो थ्रू डायलिसिस प्यूरिफाई होता है, जिसमें कि एक फ़िल्टर यूज़ किया जाता है जिसको हम डायलाइज़र कहते हैं, जिसमें पेशेंट का ब्लड एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से डायलिसेट फ्लूइड होता है, जो कि एक अच्छा फ्लूइड होता है, जिसमें जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो डायलिसेट फ्लूइड में चले जाते हैं रिवर्स, और जो उससे जो अच्छे पदार्थ हैं डायलिसेट फ्लूइड से वो ब्लड में चले जाते हैं, ताकि पेशेंट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो ये 4 घंटे का प्रोसीजर होता है और हफ्ते में हमें 3 बार डायलिसिस ये करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस की, उसमें पेशेंट्स घर पे डायलिसिस कर सकता है। उसमें जो हम हीमोडायलिसिस में एक फ़िल्टर लगा के डायलिसिस कर रहे हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस में वही फ़िल्टर का काम हमारे पेट की मेम्ब्रेन, जिसको पेरिटोनियम कहते हैं, वही करती है। उसमें हम एक पाइप फिट कर देते हैं पेट में ही, और ये पेशेंट खुद भी कर सकता है और उसके अटेंडेंट भी कर सकता है और खुद भी कर सकता है। इसमें हम ग्लूकोज बेस्ड फ्लूइड होता है, जो प्री प्रिपेयर्ड ही होते हैं फ्लूइड्स, वो डाला जाता है पेट में 2 से 4 घंटे के लिए वो फ्लूइड रखा जाता है और उसके बाद वो फ्लूइड ड्रेन कर दिया जाता है। तो इस तरह का प्रोसीजर पूरा दिन चलता रहता है, 3 से 4 बार, और इवन ओवरनाइट रात को भी वो फ्लूइड डाला जाता है और सुबह निकाला जाता है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में पेशेंट को घर पे खुद डायलिसिस करना है और हीमोडायलिसिस वो अस्पताल में आता है। लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस के अपने फ़ायदे हैं, हीमोडायलिसिस के अपने फ़ायदे हैं। लेकिन अगर हम एफिकेसी की बात करें, दोनों ही डायलिसिस इक्वली इफेक्टिव। तो ये बात हुई डायलिसिस की। अब आपने पूछा दूसरा ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट हमेशा ही डायलिसिस से बेटर है, क्योंकि डायलिसिस एक टेम्परेरी सपोर्ट है, जिसमें कि पेशेंट को हम किडनी की जगह डायलिसिस से टेम्परेरी किए जा रहे हैं, जो कि उसको लाइफ लॉन्ग करना ही है। अगर हम 1 दिन डायलिसिस करते हैं और 4 दिन डायलिसिस ना करें, उसकी स्थिति वही पहुंच जाएगी जो उसकी पहले दिन थी। लेकिन ट्रांसप्लांट दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हमें किडनी, जो कि डोनर से लेके पेशेंट को डाली जाती है, उसमें वो बिल्कुल ही नॉर्मल फंक्शन करती है, जैसे कि एक आम इंसान जिसकी नॉर्मल किडनीज हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। हाँ, दवाइयाँ उसको खानी पड़ती हैं, उसके बावजूद भी जो उसको लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेंगी, ताकि वो किडनी हमारा शरीर रिजेक्ट ना करे। लेकिन ट्रांसप्लांट हमेशा ही एक बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू डायलिसिस, अगर दोनों में कंपेयर किया जाए। लेकिन क्योंकि किडनीज की संख्या जो है, जो हमारे इंडिया में देखें, जो रिक्वायरमेंट है और जो किडनीज मिल पाती हैं, वो बहुत ही, उनका जो रेशियो है बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट है। तो इसलिए मैक्सिमम पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस पे ही रहते हैं, और कुछ पेशेंट्स जिनको किडनी मिल पाती है या जिनकी किडनी मैच कर पाती है, उनको ट्रांसप्लांट का ऑप्शन मिलता है। बट ट्रांसप्लांट इज बेस्ट एज वी कंपेयर डायलिसिस वर्सेस ट्रांसप्लांट। ओके डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई ट्रांसप्लांट की, बट हमारे देश में किस तरह का ट्रांसप्लांट को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व रहता है कि जिससे हम अपना ट्रांसप्लांट की जर्नी को इनिशिएट कर सकते हैं? वो ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में अगर आप थोड़ा बताते हैं हमें। ट्रांसप्लांट देखिए, 2 तरह का ट्रांसप्लांट है। एक तरह मैं कहूँगा कि एक लाइव रिलेटेड डोनर है, जिसमें कि हमारे जो फैमिली, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, जो कि क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो किडनी देते हैं। दूसरा है कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, जिसमें कि जनरली जब पेशेंट की किसी की डेथ हो जाती है, तो आफ्टर डेथ वो किडनी निकाल के पेशेंट में की जाती है। तो ये 2 तरह के प्रोसीजर जो हैं वो कॉमनली चलते हैं। बट अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द मिथ्स जो रहती हैं कि लोग मरने के बाद भी अंग दान नहीं करना चाहते, बिकॉज ऑफ सर्टन मिथ्स जो रहती हैं कि आगे जाके शायद जब उसका फिर जन्म होगा तो वो अंग नहीं मिल पाएगा। बट ये कंपेयर करें हम साउथ इंडिया से, तो वहाँ पे कैडेवरिक ट्रांसप्लांट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लाइव। तो बेसिकली वही है, ट्रांसप्लांट के लिए हमें जो एज पर ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली सिर्फ फैमिली के जो रिलेटिव्स हैं, जो ब्लड रिलेशंस में हैं, केवल वही डोनेट कर सकते हैं किडनी अपने पेशेंट्स को। हम इलीगली किसी के थ्रू या किसी को
देखिए वो ट्रांसप्लांट नहीं है, एज सच सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वो हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही पेशेंट को या तो उसके माता पिता, उसके भाई बहन या इवन उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और जो ब्लड रिलेशन से बाहर वाइफ जो कि किडनी दे सकते हैं। बट ये बड़ा ही, मैं देखो अगर हम 100 ट्रांसप्लांट अगर होते हैं तो हम मैक्सिमम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स जो है वही मेल्स को किडनी देती हैं, जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि बेसिकली मेल्स जो है उनके द्वारा, जैसे हस्बैंड है वाइफ को अगर किडनी देंगे, ऐसी बहुत ही कम केसेस देखे जाते हैं जो हम अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आई एम श्योर हमारे काफ़ी जो दर्शक हैं ये आपके इस नॉलेज शेयरिंग से उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जैसे कि पूरे देश में ये ट्रेंड चल रहा है टू टेक अ प्लेज टूवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन, जिससे कई लोगों की जानें बच पाएंगी। तो आई एम श्योर ये नॉलेज शेयरिंग बहुत हेल्प करेगा हमारे दर्शकों को। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल बहुत सोशल मीडिया कम्युनिटीज़, बहुत ऑनलाइन फोरम्स हेल्थ केयर पे, हेल्दी रहने पे डिस्कशंस इस्टेब्लिश कर रही हैं, तो क्या रोल आप देखते हैं इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, इन ऑनलाइन फोरम्स का? क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है हमारी जनता पे? देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत मैं कहूँगा दोनों तरह का रोल है, पॉजिटिव भी कहूँगा और थोड़ा नेगेटिव रोल भी कहूँगा। पॉजिटिव इन द सेंस कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहें, किसी तरह से कम्युनिटी को पास ऑन करना चाहें तो हम सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं। तो आगे जाके वो उसको फॉलो करते हैं और टाइमली पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर्स के पास पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि किडनी की तकलीफ ऐसी है, जब उनको सारा इसके बारे में ज्ञान होता है तो वो टाइमली तभी दिखा पाते हैं अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला हो। और नेगेटिव इन द सेंस में यही कहूँगा कि कुछ जो इस बारे में ज्ञान नहीं भी रखते हैं, बीमारी के बारे में नहीं भी जानते हैं या कुछ और फील्ड को करते हैं बिलोंग, वो भी सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेजेस पास कर देते हैं जो कि ब्लाइंडली लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है इस तरह से कि चलो, बट स्टिल अपने डॉक्टर से, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से, अपने फिजिशियन से ज़रूर मिल के ही आगे का इलाज डिसाइड करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आ रहा है। मैं रोबोटिक सर्जरीज के बारे में सुन रहा हूँ, इंडिया में हो रही हैं इन हाउस। हमारे इंडिया में इतना पोटेंशियल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेफ्रोलॉजी वाले एरिया में किस तरह की इनोवेशंस आगे आई हैं और किस तरह से हमारा हेल्थ केयर ट्रीटमेंट नेफ्रोलॉजी एरिया में एडवांस हुआ, डेवलप हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसके ऊपर आप थोड़ा रोशनी डाल दें। एडवांसमेंट की अगर हम बात करें, नेफ्रोलॉजी में अगर हम बात करें तो डायलिसिस हमारा एडवांस हुआ है। मशीनें जो कि पहले जो शुरुआत में जो मशीनें आई थी और उनमें देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मशीनों में सारे कंट्रोल्स, वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल्स हैं, हम ब्लड फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, कितना हमें शरीर से पानी निकालना है पेशेंट को, कितना वॉल्यूम ओवरलोड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो पहले हम नहीं एडजस्ट किया कर सकते थे, वो एडजस्ट किए जा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मैं कहूँगा मेडिकल, अगर दवाइयों के स्टेज में बात करूँगा, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। कुछ नई दवाइयाँ ऐड हुई हैं, जैसे कि अभी रिसेंट कुछ टाइम में एक एंटी डायबिटिक ड्रग्स कुछ आई हैं जिनका कि किडनी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है और वो डिजीज़ को प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं। तो डेफिनेटली SGLT2 इनहिबिटर्स दवाइयों का नाम है, वो बहुत जो कि नई यूज़ में आई हैं। इसके अलावा कुछ नई दवाइयाँ और आई हैं। पहले हम पेशेंट का जब ब्लड कम हो जाता था उसके लिए हमें इंजेक्शंस, उनको रेगुलरली इंजेक्शंस पे रखना पड़ता था कि आपको वीक में 2 बार या 3 बार ये इंजेक्शन लगाना है। बट अब उसके ऑप्शन एज ए ओरल ड्रग भी अवेलेबल हुआ है, जो कि काफ़ी देर बाद एक ऐसी चीज़ अवेलेबल हुई है कि अब पेशेंट मेडिसिन के साथ भी विदाउट इंजेक्शन उसका हीमोग्लोबिन इम्प्रूव कर सकता है। सर्जिकली मैं बात करूं, ट्रांसप्लांट में ही जो उसमें रिसेंट एडवांसेस कुछ आए हैं। ट्रांसप्लांट आजकल रोबोटिक, जैसे आपने नाम लिया, अब ट्रांसप्लांट की जो सर्जरी है वो भी रोबोटिक की जानी शुरू हो गई है और उससे रिजल्ट्स पहले से बेटर हुए हैं। वैसे ही हमारे जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जो कि हम पेशेंट्स को आफ्टर ट्रांसप्लांट दिए जाते हैं, पहले की कंपैरेटिवली अब जो नई दवाइयाँ आई हैं वो कंपैरेटिवली बेटर है और जो किडनी का रिजेक्शन रेट है उससे कम हुआ है। किडनी की जो रिजेक्शन रेट के अलावा इन्फेक्शंस जो हो जाती थी पेशेंट्स को, वो भी उन दवाइयों से पहले से कुछ सुधरी हैं। तो डेफिनेटली विद टाइम तो चीज़ें एडवांस हुई हैं। जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है जब एक आम आदमी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है, और खासकर किडनी डिजीज़ की बात करें तो जैसा कि आपने बताया ये कॉस्ट इंटेंसिव ट्रीटमेंट होता है। तो क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं हमारी आम जनता के लिए कि वो किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट को अफोर्डेबिलिटी के साथ अपना परस्यू कर सके? किडनी डिजीज़ जो है, सबसे पहले तो मैं अपने सभी मरीज़ों को ये कहता हूँ कि ये बहुत ही महंगी बीमारी है। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपको, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है, 1 महीने में उसको 12 डायलिसिस कराने हैं और एक डायलिसिस की कीमत 3 से साढ़े 3 हज़ार है, प्लस उसको दवाइयाँ भी लेनी हैं, तो खर्चा उसका कहीं 30-35 हज़ार के करीब पहुँच जाता है। तो बिल्कुल ये अफोर्डेबिलिटी का इशू इसमें है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो नई स्कीम्स आई हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत स्कीम जो है, जो कि हमारे हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल में भी चल रही है, इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। डायलिसिस टोटली फ्री हैं और इस वजह से वो क्योंकि उनका डायलिसिस का खर्चा बच जाता है, तो उसी से वो अपनी दवाइयाँ ले पाते हैं और इलाज ठीक से हो पाता है, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। पेशेंट के लिए डायलिसिस कराना ही बहुत मुश्किल था और वो डायलिसिस स्किप कर दिया करते थे, जिस वजह से जो है पेशेंट की हेल्थ जल्दी डिटोरेट होती थी और पेशेंट का सर्वाइवल पे उस पर इफेक्ट पड़ता था। तो डेफिनेटली ये जो नई स्कीम्स आई हैं, कुछ और स्टेट्स में भी ट्रांसप्लांट रिलेटेड स्कीम्स भी हैं, तो इनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है और अब पेशेंट जो है अपना इलाज कराने में सक्षम हो पाया है। जी डॉक्टर साहब, पानी पीने का कितना रोल है? काफ़ी बार हम सुनते हैं आम चर्चाओं में बड़े बुजुर्गों से कि पानी पीने का एक बहुत बड़ा रोल है किडनी की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग में। तो उस पे अगर आप थोड़ा-सा हमें गाइड करते कि देखिए, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि अच्छी हाइड्रेशन रखे। 2.5 से 3 लीटर का पानी का इंटेक अगर 24 घंटे में हो तो वो सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि हमें 5-5, 6-6 लीटर पानी पीना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि हमारी किडनी उससे बेटर रहेगी। हाँ, हाइड्रेशन का इम्पोर्टेंट रोल है, ख़ासकर जो स्टोन वाले पेशेंट्स हैं, रीनल कैल्कुलर डिजीज़ में, जिनमें कि रिकरेंट स्टोन्स की प्रॉब्लम रहती है। उस केस में डेफ़िनेटली अगर पानी का इंटेक अच्छा रहेगा, तो जो पार्टिकल्स हैं, जो सैचुरेट होते हैं, वो नहीं हो पाएँगे बिकॉज़ ऑफ हाइड्रेशन, तो उसमें एक्सेस पानी पीने का भी रोल है। वैसे ही कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे मैंने एडीपीकेडी जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, जो जेनेटिक डिजीज़ है, इसमें भी रोल माना गया है कि अगर हम पानी का इंटेक सफिशिएंट रहे, तो ये इस डिजीज़ का प्रोग्रेशन भी स्लो हो जाता है। बट अदरवाइज़ एक हेल्दी इंडिविजुअल में पानी डेफ़िनेटली 2.5 से 3 लीटर तक इंटेक रहना चाहिए। बट हाँ, किडनी जो पेशेंट्स हैं, उनमें मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनमें जिन पेशेंट्स को आउटपुट कम आता है या स्वेलिंग की प्रॉब्लम है, उनमें रादर हम पानी का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको पूरे दिन में 1 लीटर पानी पीना है, 1.5 लीटर पीना है, आपको 1 लीटर से कम रखना है, तो उस केस में वो नहीं वैलिड है। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ को पूरे विश्व में डिस्कस किया जा रहा है। तो मेंटल हेल्थ का क्या रोल है किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर में? और एक पेशेंट जो कि किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट को अंडरगो करता है, उसकी मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट करता है, उसको डील करने के क्या मेजर्स रहते हैं? मेंटल हेल्थ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब पेशेंट्स को सडनली पता लगता है कि वो इस तरह से किडनी की बीमारी से ग्रसित है, तो सडनली पेशेंट जो है वो डिप्रेशन में या इस तरह के डिसऑर्डर्स में चला जाता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है उसको। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो नेफ्रोलॉजिस्ट का रहता है कि प्रॉपर काउंसलिंग की जाए और पेशेंट्स को बताया जाए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। बीमारी का आपका पता चल गया है, तो इसके लिए इलाज है अवेलेबल। तो पेशेंट्स को पूरा समझाया जाए कि इससे आपको किस तरह से आगे चलना है, कैसे सर्वाइवल है, पूरी बात समझाई जाए, तो ताकि वो मेंटल ट्रॉमा में ना जाए। कई बार लेकिन अगर उससे भी नहीं हो पाता है, तो इवन कई बार हमें साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम के लिए स्टिल हमारे पास चीज़ें हैं, हम डायलिसिस कर लेंगे, लेकिन जब मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पेशेंट्स को हम चाहे जो मर्जी ट्रीटमेंट दे दें, पेशेंट सोच की वजह से खाना पीना बंद कर देता है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस स्टेज में फिर कोई भी इलाज जो है वो मदद नहीं कर पाता। तो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें पेशेंट्स के साथ प्रॉपर काउंसलिंग और इफ़ रिक्वायर्ड हमें साइकेट्रिस्ट को भी इन्वॉल्व करना है। डॉक्टर साहब, काफ़ी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नेफ्रोलॉजी में अपना करियर परस्यू करना चाहेंगे। तो किस तरह के एवेन्यूज़ और क्या रिसर्च एरियाज़ हैं नेफ्रोलॉजी में जिसके लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए, और कैसी प्रिपरेशन उनको करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करना चाहिए जो अपना करियर नेफ्रोलॉजी में परस्यू करना चाहते हैं? नेफ्रोलॉजी एक बहुत ही, आई विल से, एक
बहुत यंग ब्रांच है अभी, अगर हम कंपेयर करें बाकी ब्रांचेस से, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी एक कंपैरेटिवली नई ब्रांच है। तो इसमें धीरे धीरे लोग जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, और काफ़ी जो सीट्स हैं हमारी नेफ्रोलॉजी की, डीएनबी की सीट्स हैं, डीएम की सीट्स हैं, ये भी काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। तो डेफिनेटली बहुत रोल है, क्योंकि अभी भी बहुत लैक है एक नेफ्रोलॉजिस्ट वर्सेस जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, वो रेशो काफ़ी अभी भी डिस्टर्ब्ड है। मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जो कि आगे जाके इन चीज़ों पे काम करें और आगे की चीज़ों को भी एडवांसमेंट भी देखी जाए। क्योंकि अभी हम देखा जाए तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं, केवल डायलिसिस और ट्रांसप्लांट ही अवेलेबल है। बट आगे आने वाले टाइम में और भी ट्रीटमेंट्स, जैसे स्टेम सेल थेरेपी या इवन डायलिसिस की भी इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी कि पेशेंट चलते फिरते भी डायलिसिस उसका हो पाएगा। तो ये आगे आने वाली जनरेशन्स जो हैं, डेफिनेटली उनका रोल रहेगा कि नेफ्रोलॉजी में अपना करियर परस्यू करें और आगे की एडवांसमेंट्स में उनका भी रोल हो। डॉक्टर साहब, हमारी जनरल पब्लिक के लिए भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आप कि कैसे अपने डे टू डे लाइफस्टाइल को वो अच्छा रखे, जिससे अपनी किडनी हेल्थ वो जो है वाइटल रख सके? तो हमारी जनरल पब्लिक के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? जनरल मैसेज यही रहेगा, लाइफस्टाइल ही है जो हम अपना सुधार लें अगर, तो हम काफ़ी बीमारियों को, काफ़ी प्रॉब्लम्स को आने से रोक सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो अपना खाने का तरीका है, जो जंक फूड्स एंड वर्सेस हेल्दी फूड्स, तो हम हेल्दी फूड्स की तरफ ज़्यादा जाएं और प्रॉपर एक्सरसाइज करें। डेली 20 से 25 मिनट एटलीस्ट अपने एक्सरसाइज पे दें। उसके अलावा हाइड्रेशन, पानी का इंटेक प्रॉपर रखें, डिहाइड्रेट ना रहें ज़्यादा देर। इसके अलावा जो आजकल यंगस्टर्स हैं, जिम्स जाते हैं, वहाँ पे सप्लीमेंट्स लेते हैं, न्यूट्रिशन जो लेते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल प्रोटीन्स ही हम ज़्यादा यूज़ करें रादर देन आर्टिफिशियल प्रोटीन्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, उसको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर स्टेज का इलाज है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए रादर देन आगे पीछे सुनने से कि इसके साथ ये हो गया, इसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई तो ये हो गया। आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए। और किडनी प्रॉब्लम होना कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है, इसके आगे तरीके हैं किस तरह से उसको ठीक भी किया जा सकता है। क्योंकि किडनी डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो इस समय बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है, जो सच्चाई है। इस समय अगर हम देखें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो इसका प्रेवलेंस 10% है। वैसे ही हमारे इंडिया में भी है। अगर हम कहें तो एटलीस्ट हर 10वें आदमी को किडनी की प्रॉब्लम है, जो कि हमें दिखती नहीं है क्योंकि हम टेस्ट नहीं करवा रहे, हमें कोई पता नहीं, हमें कोई सिम्टम्स नहीं है। बट इस बीमारी का इंसिडेंस, प्रेवलेंस इस लेवल तक जा चुका है। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह से छोड़ देंगे तो ये चीज़ और बढ़ती जाएगी। और इसका जो मुख्य कारण है, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ है, जो कि 50% बीमारियों का कारण वही है। तो खासकर जो डायबिटिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं या जिनको डायबिटीज़ है, जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, उनको बहुत अलर्ट रहना है, एनुअल चेकअप ज़रूर कराना है। अपने कोई भी सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, उनको इस तरह से नज़रअंदाज नहीं करना है और डॉक्टर को टाइम पे दिखाना है। यही मेरा लास्ट में रहेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर दीपक शर्मा का, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और अपने दर्शकों का जुड़ने के लिए हमारे साथ टूवर्ड्स हेल्थ में स्पॉन्सर्ड बाय श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड निम्बार्क ऑर्गेनिक्स। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।